हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13, प्रायिकता। और आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट इसका पहला टॉपिक, जिसका नाम है सह प्रतिबंध प्रायिकता। स्टूडेंट, सह प्रतिबंध प्रायिकता को समझने के लिए यहाँ पे हम एक शानदार सा एग्जाम्पल लेंगे और उसकी सहायता से इसे समझेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 13.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सह प्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित हैं। और एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर उसको आप याद रख लेते हैं देन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन पहले हम भली भांति समझेंगे कि ये फॉर्मूला जो है किस प्रकार से बना। स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट मान लेते हैं स्टूडेंट हमारे पास एक फेयर कोइन है। फेयर कोइन का मतलब है कि एक ऐसा सिक्का जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है। हिंदी में हम उसे बोल सकते हैं कि वो एक न्याय सिक्का है, फेयर कोइन, फेयर कोइन जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो। मान लीजिए हमने एक सिक्के को 3 बार उछाला। उस स्थिति में जो हमारे कुल प्रतिदस सम्मिष्ट होंगे वो लिख लेते हैं हम। कुल प्रति 10 समष्टि। जब हमने एक सिक्के को 3 बार उछालना स्टूडेंट, या 3 सिक्कों को एक साथ उछालना, ये एक ही बात है। इसका अध्ययन हम कक्षा 10 के स्तर पे कर चुके हैं स्टूडेंट। तो यहां हम जिस परीक्षण पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो है एक सिक्के को परीक्षण, जिसके बारे में हम वार्तालाप कर रहे हैं वो परीक्षण है एक सिक्के को 3 बार उछालना। ये हम जो परीक्षण है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल प्रतिदस समष्टि जो हमारे पास आएगी, और कुल प्रतिदस समष्टि जो है उसको स्टूडेंट मान लीजिए हम समुच्चय एस से निरूपित कर रहे हैं। तो जो हमारे पास पेयर बनेंगे वो स्टूडेंट इस प्रकार होंगे, एच एच एच। ठीक है, अब एक एक की जगह टेल रिप्लेस करते जाइए 1 बाई 1। ठीक है स्टूडेंट, हेड हेड टेल। ठीक, देन दो दो स्थान पे टेल कर दीजिए, 1 बाई 1 कीजिए लेकिन, एंड लास्ट में टेल हेड टेल। अब तीनों स्थान पे टेल आ जाएगा। और जो इसका जो ट्रिक है वो आप लोग पहले कक्षा 10 के स्तर पे सीख चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल प्रतिदस समष्टि ये बनेंगी हमारे पास एक सिक्के को 3 बार उछालने पे या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सह प्रतिबंध प्रायिकता स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम कोई 2 इवेंट मानते हैं यहां पे, यानी घटनाएं जो हमारी इस प्रतिदस सम्मिष्ट से संबंधित हो, अर्थात इस परीक्षण से संबंधित हो। एक सिक्के को 3 बार उछालना, इससे संबंधित हम यहां पे 2 घटनाएं मानेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक घटना मान ली ई जो है, और दूसरी हमने मान ली एफ। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे हमने 2 घटनाएं मानी है, एक ई और एक एफ। तो देखते हैं स्टूडेंट, जो है ई घटना जो हमारे पास है वो है, उसको हम मान लेते हैं तीसरे उछाल
पर चित आना, चित्त आना। और जो ऐप घटना है वो हमारी है प्रथम दोनों उछालों पर चित आना, चित्त आना। ये दो एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट यहां पे माने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम जो है घटना ई के लिए, घटना ई के लिए जो अनुकूल परिणाम है वो हम देखेंगे कि कौन कौन से घटना ई के लिए अनुकूल परिणाम बन सकते हैं। तो ई के लिए जो घटना ई के लिए जो अनुकूल परिणाम होंगे वो हम छांटेंगे सेट एस में से। सेट एस में से क्या लिखा है? तीसरे उछाल पर चित आना, चित यानी हेड आना। तो इसमें तीसरे उछाल पे चित है तो इसको लिखेंगे हेड हेड हेड। इसमें भी है तो इसको भी हम ले लेंगे टेल हेड हेड। यहां पे भी तीसरे उछाल पे चित है तो हेड टेल हेड। इसमें नहीं है, इसमें है तो इसको लिख लेंगे टेल टेल हेड। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ये तीसरे उछाल पर चित आने के अनुकूल परिणाम हो गए। अब हमारा जो घटना ऐप है उसमें लिखा है प्रथम दोनों उछालों पर चित आना, प्रथम दोनों उछालों पर चित आना। तो इसके लिए हम लोग अनुकूल परिणाम जो है प्रतिदश समष्टि एस में से छांटेंगे। तो देखिए प्रथम दोनों उछालों पे चित है तो ये कंडीशन हमारी अनुकूल है। नेक्स्ट, इसमें प्रथम दोनों उछालों पे चित नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे है तो लिख लीजिए इसको हेड हेड टेल। और बाकी किसी में भी प्रथम दोनों उछालों पे स्टूडेंट हमारे पास क्या है? चित नहीं है। तो प्रथम दोनों उछालों पे चित केवल इन दो स्थितियों में है। अब कक्षा 10 के स्तर की अगर हम बात करें स्टूडेंट, और हमने पढ़ा है कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता किसी घटना की, उसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कक्षा 10 के स्तर पे, वो हमने पढ़ा है कुल अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके हिसाब से अगर हम पीई निकालें, पीई का मतलब हो गया प्रायिकता निकालें तीसरे उछाल पे चित आने की। तो कुल अनुकूल परिणाम तो स्टूडेंट हमारे पास यहां पे समुच्चय एस में कितने हैं? कुल परिणाम 8 और अनुकूल 1 2 3 4 अनुकूल हो गए 4। देन हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। ध्यान से देखिए फिर से स्टूडेंट, अगर हम पीई निकालें यानी प्रोबेबिलिटी निकालें किसकी? इवेंट घटना ई की, और घटना ई क्या है? तीसरे उछाल पर चित आना। तो कुल परिणाम समुच्चय एस के अनुसार 8, ठीक है। और अनुकूल परिणाम घटना ए के अनुसार आपके पास 4 है, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अगर हम प्रायिकता निकालें स्टूडेंट घटना ऐप की, ठीक है, और घटना ऐप क्या है? प्रथम दोनों उछालों पर चित आना, प्रथम दोनों उछालों पे चित आना। तो अनुकूल परिणाम सेट एस के अनुसार 8 और सेट ऐप के अनुसार अनुकूल परिणाम कितने? 2। ठीक है स्टूडेंट, तो कट के कितना हो गया? 1/4। दोबारा से समझिए, कुल परिणाम सेट एस के अनुसार 8 और अनुकूल परिणाम सेट ऐप के अनुसार 2। तो सूत्र यही है, कुल परिणाम है ना जो है हर में
और अंश में कुल अनुकूल परिणाम लिखे जाते हैं, वो 1/4 इसकी प्रायिकता होनी चाहिए। ये ठीक है, कक्षा 10 की सी बात है, सामान्य, लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है सहप्रतिबंध प्रायिकता। तो स्टूडेंट हम आपको समझाते हैं कि सहप्रतिबंध का वास्तविक मतलब क्या है। सहप्रतिबंध का मतलब है कि अगर हम किसी परीक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हो और उस परीक्षण से संबंधित हमारे पास दो घटनाएं हो, दोनों घटनाएं हमने ले ली है और उनमें से एक घटना घटित हो चुकी हो, यानी एक घटना हो चुकी हो, उस स्थिति में नेक्स्ट घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी होती है। और यहां पे हम इस बात पे स्टूडेंट भली भांति चर्चा करेंगे कि जब जो घटना घटित हो चुकी है उसका घटित होने वाली घटना पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ये लैंग्वेज स्टूडेंट थोड़ा सा आपको हो सकता है समस्या पैदा करे, तो सबसे पहले मैं समस्या खत्म कर देता हूं। बोला सर कैसे? स्टूडेंट हमारे पास यहां पे दो इवेंट है, घटना ई और एफ। हम मान लेते हैं कि घटना जो है यहां हम लिख देते हैं एफ घटित हो चुकी है, ठीक है, घटना यहां लिख लेते हैं हम स्टार लगा के, एफ घटित हो चुकी है। एफ जो है वो घटित हो चुकी है। इसमें जरूरी नहीं है कि एफ ही घटित हो, ई भी पहले घटित हो सकती है, लेकिन हमने यहां क्या माना है कि घटना एफ घटित हो चुकी है। तो उस स्थिति में सहप्रतिबंध में इसे किस प्रकार लिखेंगे प्रायिकता के रूप में? जो घटना स्टूडेंट घटित हो चुकी है उसे सदैव हर में लिखिए बट्टे में, और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसे अंश में लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, ये तरीका रहा। दोबारा से समझिए कि जो घटित हो चुकी है ई बट्टे एफ का मतलब है कि एफ जो है घटना वो घटित हो चुकी है स्टूडेंट, और ई के घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम बात करें, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ई घटित हो चुकी है, घटना ई घटित हो चुकी है तो सहप्रतिबंध के अंतर्गत हम इसे कैसे लिखेंगे? वही जो घटित हो चुकी है उसको हम हर में लिखेंगे और जो घटित होने वाली है उसे अंश में लिखेंगे। ऐसे हम इसे लिखेंगे। फॉर्मूला आगे चल के क्या बनेगा वो आगे का विषय है। ठीक है, आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि सहप्रतिबंध के अंदर हम कैसे अध्ययन करेंगे घटनाओं का। तो जिस भी परीक्षण पे हम चर्चा कर रहे हैं उससे संबंधित अगर हमारे पास दो घटनाएं हो, कितनी घटनाएं हो? दो, और उनमें से एक घटना घटित हो चुकी हो, उस स्थिति में दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, अगर ऐसा हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो सहप्रतिबंध प्रायिकता की कंडीशन है। सबसे खास बात अभी बाकी है, पहले आप लिखने का तरीका देख लीजिए। ई बट्टे एफ, इसका मतलब यह है कि एफ घटना घटित हो चुकी है। उस स्थिति में जब एफ घटित हो चुकी हो तो ई के घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। दूसरा, यहां पे पी एफ बट्टे ई, इसका मतलब यह है कि घटना ई यहां घटित हो चुकी है ऑलरेडी, देन हमें एफ के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और समझते हैं इसे। देखिए स्टूडेंट, यहां पे सबसे खास बात क्या है कि जब हमें जो घटित हो चुकी हो घटना, जैसे घटना एफ घटित हो चुकी है और हमें ई के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे सबसे रोचक बात क्या है कि इस स्थिति में, ठीक है, कुल जो है प्रतिदश समष्टि से समष्टि एस से घटकर
एस से घटकर घटित हो चुकी घटना के अनुकूल परिणाम के बराबर हो जाएगी। हो जाएगी। ये बड़ा ही रोचक बात है। इसको मैं यहां पे ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, 3 स्टार बात है ये। इसको हमें बस यही मेन बात है। क्या है मुख्य बात कि भाई यहां पे कुल प्रतिशत समष्टि हमारे पास स्टूडेंट कितने 8 हैं, लेकिन जो हमारी कंडीशन है सह प्रतिबंध प्रायिकता, उसके अंदर क्या होता है कि जो घटना घटित हो गई, और घटित कौन सी हो गई एफ, तो जो कुल प्रतिशत समष्टि एस है उससे घटकर जो घटित हो चुकी घटना है उसके अनुकूल परिणाम के बराबर हो जाएगी। और इसके जो घटित हो चुकी वो है एफ, और उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई, उसके अनुकूल परिणाम है 2। तो यहां पे कुल प्रतिशत समष्टि एस ना होके कितनी हो गई एफ हो गई। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि एफ जो है वो सबसेट है, उप समुच्चय है किसका एस का। एफ जो है वो उप समुच्चय है एस का। तो यहां पे कुल प्रतिशत समष्टि कितने बन गए 2 बन गए। ये बात सबसे इसकी मेन है। तो याद रखिए कुल प्रतिशत समष्टि एस से घटकर घटित हो चुकी घटना के अनुकूल परिणाम के बराबर हो जाती है। किसमें सह प्रतिबंध प्रायिकता में। ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए पी ई बटा एफ आपको ज्ञात करना है, ई बटा एफ। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए बड़ा इजी से हो जाएगा। प्रायिकता का सूत्र कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या बोल रहा है कि भाई प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब ई बटा एफ की, और एफ घटना घटित हो चुकी है। तो घटित हो चुकी घटना क्या है, प्रथम दोनों उछालों पर चित आना। ठीक है, यानी प्रथम दोनों उछालों पे चित आ चुका है, ये घटना घटित हो चुकी है। तो ऐसे कितने परिणाम है 2। ठीक है, अब बोल रहा है जब प्रथम दोनों स्थानों पे आपके पास चित आ चुका है, उस स्थिति में तीसरे स्थान पे चित आना। तो ऐसी कितनी जगह है, ऐसी एक ही जगह है। ध्यान से देखिए कि भाई पहले 2 स्थान पे चित आ जाए, ये एक ही कंडीशन है कि पहले दोनों स्थानों पे चित आ चुका है, पहले दोनों स्थानों पे चित आ चुका है, उस स्थिति में तीसरे स्थान पे भी चित आए। तो ऐसी एक ही मात्र कंडीशन है, देन वो कौन सी है, ये वाली है। ठीक, तो अनुकूल परिणाम 1, तो प्रायिकता हो गई 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब सूत्र कैसे बनेगा इसका वो लिख लेते हैं हम। उसका फॉर्मूला है ई बट्टे एफ का, वो है स्टूडेंट यहां पे लिख लीजिए एफ के कुल अनुकूल परिणाम। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो घटना घटित हो चुकी है, जो कुल प्रतिशत समष्टि होंगे वो जो घटना घटित हो चुकी है उसके अनुकूल परिणाम के बराबर हो जाएंगे। दूसरी बात, यहां पे आपके पास एफ घटना घटित हो चुकी है, उस स्थिति में ई के घटित होने की, यानी एफ और ई में जो कॉमन है कि कुल अनुकूल परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम
दोबारा से इसको ध्यान से समझिए। क्या कहना चाहता है कि जब एफ गठित हो जाए, और एफ का मतलब क्या है, प्रथम दोनों उछालों पे चित आना। तो प्रथम दोनों उछालों पे चित यानी हेड हेड आ चुका है। उस स्थिति में जब प्रथम दोनों उछालों पे चित आ चुका है तो तीसरे स्थान पे चित आना, तीसरे स्थान पे चित आना। इसका मतलब जो है, जो गठित हो चुकी घटना है वो और जो गठित होने वाली वो एक दूसरे से लिंक होंगी, यानी संबंधित होंगी। यानी दोनों के अंदर हम लोग एफ इंटरसेक्शन ई ज्ञात करेंगे, वो कुल अनुकूल परिणाम होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको आगे ड्राइव करते हैं, फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड जो है वो रफ कर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, इसको हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ई बटे एफ। इसको स्टूडेंट मैथमेटिक्सली अगर हम लिखें गणितीय रूप में तो लिख सकते हैं एन एफ इंटरसेक्शन ई बट्टे एन एफ। ठीक है स्टूडेंट, एक खास बात आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट, इधर लिख रहा हूं मैं, मेंशन कर रहा हूं कि एफ इंटरसेक्शन ई, ये ई इंटरसेक्शन एफ आपस में बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पी ई बट्टे एफ, इसको मैं लिख देता हूं एन ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे एन एफ। अब अगर स्टूडेंट हम लोग क्या करें कि जो अपना कुल प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास थे, कुल प्रतिदर्श समष्टि, ये हमारे पास जो होते हैं वो एनएस है। ठीक, यानी कुल प्रतिदर्श समष्टि जो भी हमारे पास क्वेश्चन में होंगे उनसे अगर हम अंश व हर को भाग दे दें, से अंश व हर में भाग देने पर, क्या करना है, कुल प्रतिदर्श समष्टि एनएस से हम यहां पे अंश और हर में भाग लगाने वाले हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इधर हम बनाते हैं इसको पी ई बट्टे एफ, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एन ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे एन एस, और ये हो गया एन एफ बट्टे एन एस। ठीक है स्टूडेंट, और कक्षा 10 के अनुसार आपको पता है कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, कुल अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो देन स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं पी ई बट्टे एफ से, ये हो जाएगी आपकी प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, इसको स्टूडेंट हमने लिख दिया, और इसको हम लिख देंगे प्रायिकता एफ। ठीक है स्टूडेंट, तो जो है आपका सह प्रतिबंध का जो फॉर्मूला है वो आपके पास ये बन के आता है स्टूडेंट, ये हमने आज समझा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट यहां पे एक स्टार लगा के हम कंडीशन मेंशन कर रहे हैं कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, क्योंकि अगर पी एफ का वैल्यू 0 होगा तो ये जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी ये अस्तित्व में ही नहीं होगा, ऐसी बात। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखें। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम इस जो क्वेश्चन हमने लिया उसी को इस फॉर्मूले से अगर हम करना चाहें तो भी वही आंसर आएगा। ठीक, आगे देखते हैं स्टूडेंट हम। तो इसके गुणधर्मों पे चलते हैं।
सह प्रतिबंध के गुणधर्मों का हम अध्ययन कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चंस ले लेंगे 1 बाय 1 और सोल्व करना शुरू करेंगे। तो गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं हम। तो लिखते हैं सह प्रतिबंध के गुण धर्म। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट इसका जो गुणधर्म है वो हम अध्ययन करते हैं। फर्स्ट गुणधर्म जो है हमारे पास स्टूडेंट पी एस बट्टे एफ, पी एफ बट्टे एफ, इसका वैल्यू 1 होता है स्टूडेंट, ये कह रहा है। ठीक है, अब कैसे होता है वो हमारे को समझना है स्टूडेंट यहां पे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जो है कंडीशन दे रखी है वो लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी एस बट्टे एफ। अब एस आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कुल प्रतिदस समष्टि है और एफ उससे रिलेटेड एक घटना है। तो इस फॉर्मूले के आधार पे स्टूडेंट आप इसको लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, पी एस इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। ठीक है, अब कुल प्रतिदस समष्टि और ठीक है सेट एस, समुच्चय एस और एफ में से जब आप इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि कौन सा सेट आएगा, सेट एफ आएगा। यानी एस जो समुच्चय एस, एक सिक्के को 3 बार उछालना, ठीक है, वो हमारे पास उसमें कुल परिणाम कितने थे, 8 थे। और सेट एफ, इसमें जो कुल परिणाम थे उनमें से कॉमन लेंगे तो सेट एफ के ही एलिमेंट आएंगे, तो बट्टे पी एफ। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार पी एफ बट्टे एफ, इसको अगर हम लिखें सह प्रतिबंध के रूप में तो कैसे लिखेंगे, पी एफ इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। तो ये क्या हो जाएगा, पी एफ बट्टे पी एफ इजिकल्स टू 1, क्योंकि सेम सेट एफ और सेट एफ में से तो कॉमन लेंगे तो एफ ही आएगा, सीधी सी बात पड़ी। देन ये आपका पहला केस है से प्रतिबंध के गुणधर्मों का। अब हम सेकंड केस पे स्टडी करते हैं। यहां पे गुणधर्म नंबर 2 लिखते हैं, गुणधर्म सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, गुणधर्म सेकंड पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी कंडीशन पढ़ लेते हैं। कक्षा 11 में हमने पढ़ा भी है, पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला हमें पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन एफ। ये हमने स्टडी किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो गुणधर्म नंबर सेकंड है, उस पर हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो सेकंड गुणधर्म है उसके बारे में हमें बोला गया, क्या बोला गया, देखिए स्टूडेंट, हमें बोला गया यदि ए और बी प्रतिदस समष्टि एस के कोई 2 घटनाएं हैं, कि ए और बी घटना जो है प्रतिदस समष्टि एस की ही कोई 2 घटनाएं हैं, और जो एफ है वो एक अन्य घटना इस प्रकार है कि पी एफ नॉट इक्वल टू 0, उस स्थिति में क्या गुणधर्म होगा, गुणधर्म नंबर सेकंड। हम लिख देते हैं स्टूडेंट पहले गुणधर्म नंबर सेकंड को, लेकिन उसको लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कक्षा 11 के अनुसार पी ए यूनियन बी इज टू, आपने पढ़ा है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसी से इसको याद रखने में थोड़ी आपको सुविधा होगी। ठीक है स्टूडेंट,
थोड़ा सा कट रहा है, हम नीचे लिख देते हैं पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये कक्षा 11 में हमने पढ़ा है, तो इसी के आधार पे ये गुणधर्म नंबर सेकंड हम लिख रहे हैं। पी ए यूनियन बी बट्टे एफ बराबर पी ए बट्टे एफ प्लस पी बी बट्टे एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे एफ। ये है आपका सेकंड गुणधर्म स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम लोग यहां पे प्रूव करेंगे। आपको कुछ नहीं, ये फॉर्मूला तो आपको कक्षा 11 में पढ़ाई याद है, तो सब में एफ से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब ये बना कैसे, इस पे भी हम विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये साइड लिख लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड, और उससे ये साइड लाने का प्रयास करते हैं, जो है पी ए यूनियन बी बट्टे एफ। ठीक है स्टूडेंट, अभी अभी हमने पढ़ा कि पी ई बट्टे एफ को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, सह प्रतिबंध के रूप में, पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। ठीक है, और हम सह प्रतिबंध के ही तो गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो इस कंडीशन को यहां अप्लाई कर दीजिए इसी के आधार पे। तो ये हो गया पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। ठीक है, यानी पी ई बट्टा एफ को हम क्या लिखते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। तो इसी का हमने यहां इस्तेमाल किया है स्टूडेंट। ठीक है, इसी का हमने इस्तेमाल किया है, यहां लिख देते हैं हम कि ठीक, चूंकि पी ई बट्टा एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, यही तो होता है सह प्रतिबंध का कंडीशन। इसी का हमने यहां इस्तेमाल किया, यानी इसके साथ हमने इसका इंटरसेक्शन कर दिया और इसको सेपरेट लिख दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पे हम लोग बटन का नियम लगाएंगे, बंटन नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, बंटन नियम। तो हम लिखेंगे बंटन नियम से, और समुच्चय में आपने कक्षा 11 में समुच्चय में आपने बंटन नियम पढ़ा है। अब स्टूडेंट अगर आपने कक्षा 11 को मजाक में लिया तो देन उसमें जो आपने कर्म किए अपने, उनका तो आपको थोड़ा थोड़ा तो भुगतान करना ही पड़ेगा। फिर भी हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बंटन नियम, तो यहां लिख देते हैं समुच्चय के बंटन नियम से, समुच्चय के बंटन नियम से। देखिए कैसे हम इसको विस्तारित कर सकते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले हम ए के साथ इसका इंटरसेक्ट कर देंगे, तो ए इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, यानी हम लोग जो है ए के साथ इसको लिख देंगे इंटरसेक्शन एफ, फिर बीच में यूनियन का चिन्ह, इसको अलग से, और इसको लिखेंगे बी इंटरसेक्शन एफ। इस प्रकार से आपको हल करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने आपको अभी अभी एक फॉर्मूला बताया कि आपको ये रहा लिखा हुआ कि भाई ए यूनियन बी, इसका क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पूरे को आप लोग यूं मान लीजिए कि भाई साहब ये जो है एक्स है
और एक ये y की तरफ व्यवहार में आएगा। ठीक है, देन आपको इसको विस्तारित करके स्टूडेंट यहां लिख दीजिए। तो इसको विस्तारित करके लिखेंगे तो P A इंटरसेक्शन F प्लस P B इंटरसेक्शन F, यानी पहले x वाला और फिर y वाला, इस नियम से माइनस P A और B का इंटरसेक्शन, यानी x और y का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो लिखिए A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F बट्टे स्टूडेंट आप लिखिए PF। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब स्टूडेंट इसको आप जो है यहां पे देखिए, आपने यहां पे बंटन नियम लगाया था। ठीक है, तो इसको बंटन नियम लगा के आपने ओपन किया था, अब इसको बंटन नियम लगा के क्लोज कर दीजिए। ठीक है, बोला सर क्लोज कैसे करेंगे, बिल्कुल हम बताते हैं आपको, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, आप लोग क्या करिए, पहले पीएफ का इनमें सेपरेट सेपरेट भाग दे दीजिए साथ में ही। तो पी ए इंटरसेक्शन एफ बट्टे पीएफ। ठीक है, पीएफ का इसमें भाग लगा दिया, फिर इसमें लगा दीजिए। तो प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ माइनस, और यहां पे नीचे कितना पी एफ, इसमें भाग लगेगा तो पी एफ। अब इसको क्लोज कैसे करना है, ध्यान से देखिए भाई, ये जो पोर्शन है इंटरसेक्शन एफ ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में क्या है कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको बाहर रख लीजिए। तो P और इसको ऐसे जमा के लिखिए जैसे हम लिख रहे हैं, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F। इस प्रकार से ये बंटन नियम से क्लोज हो जाएगा। और दोबारा से रिपीट कर लीजिए इसको, ये ओपन कैसे होगा, A के साथ इसका इंटरसेक्ट है तो A इंटरसेक्शन F, A इंटरसेक्शन F, बीच में इंटरसेक्शन का साइन ये रहा, फिर B के साथ तो B इंटरसेक्शन F। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आपको करना है। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे ये है सह प्रतिबंध की कंडीशन, जब ऐसे होता है तो आप सह प्रतिबंध के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन दे रखी हो स्टूडेंट तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए इससे हम इसको कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे P A बट्टे F प्लस P B बट्टे F माइनस P A इंटरसेक्शन B बट्टे F। यही तो आपका देखिए स्टूडेंट यहां पे जो है यही आपका राइट हैंड साइड है, तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये प्रूव होगा। बेसिक आपका बहुत ही शानदार होना चाहिए स्टूडेंट इसमें, अगर नहीं है तो आप क्लियर कीजिए उसको, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। दूसरी बात हमने लिखा कि पी एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल पी एफ का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होते ही जो है अमान्य हो जाएगी कंडीशन, अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है गुणधर्म नंबर जो है स्टूडेंट हमारे पास 3 जो है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से सोल्व करेंगे। और इसके अंदर भी स्टूडेंट एक कंडीशन हमारी रह गई, उसको पहले देख लेते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर अगर हम लोग बोलें कि यदि ए व बी घटनाएं, ए व बी घटनाएं जो है वो परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी हैं। तो सबसे पहली बात अपवर्जी घटनाएं क्या होती है, हमने कक्षा 11 में पढ़ा है कि अगर
दो घटनाएं ए व बी हैं और दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम करें, यानी सेट ए और सेट बी का अगर हम इंटरसेक्शन करें, दोनों कैसे सेट है? डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट का मतलब असंयुक्त समुच्चय है। उनका इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास क्या है? फाई आए। ठीक है, यानी घटना ए के सेट और घटना बी के सेट दोनों कैसे हैं? डिसजॉइंट है, यानी असंयुक्त हैं। तो उस स्थिति में दोनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा। तो ठीक उस स्थिति में जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका कितना होगा भाई? 0 होगा। हाँ है ना? इसलिए जो है हमारे पास यहां पे पी ए इंटरसेक्शन बी ओब्लिक एफ, इसका भी प्रायिकता हमारे पास कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है स्थिति। ठीक, तो उस स्थिति में जो ये अपनी जो कंडीशन है गुणधर्म नंबर सेकंड, वो कैसे बन जाएगा वो देखिए स्टूडेंट। उस स्थिति में वो बन जाएगा जो कैसे बनेगा देखिए उस स्थिति में, यहां लिख देता हूं मैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे, इंटरसेक्शन नहीं है यूनियन है, पी ए यूनियन बी बट्टे एफ, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका पी ए बट्टा एफ प्लस पी बी बट्टे एफ, ये अपनी कंडीशन हो जाएगी, यानी गुणधर्म हो जाएगा। कब? जब ए और बी क्या हो? परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो, देन ऐसा होगा स्टूडेंट। याद रखें, कट रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं सेट, देख सकते हैं आप आराम से। ठीक है, तो याद रखें पी ए यूनियन बी बट्टा एफ बराबर पी ए बट्टा एफ प्लस पी बी बट्टा एफ। ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है इसी से बनी है। कब? जब ए और बी क्या हो? अपवर्जी घटनाएं हो, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी आपके पास अपवर्जी होने पे क्या आएगा? फाई आएगा। यानी आप पहले तो ये क्लियर कर लें कि अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती हैं। तो वे घटनाएं जिनके अंदर, जिनके जो सेट हैं वो डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट का मतलब असंयुक्त हो, यानी उनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, तो उस स्थिति में ये जो है इसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो यहां हम लोग जो है 0 पुट करेंगे, देन हमारा ये फंक्शन इतना ही तो रिमेनिंग रहेगा। तो ये स्पेशल कंडीशन आप याद रखें। ठीक है स्टूडेंट, ये गुणधर्म नंबर 2 की है। अब हम बात करते हैं गुणधर्म नंबर 3 की स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखते हैं इसका गुणधर्म नंबर 3, आज का लास्ट टॉपिक है ये। तो गुणधर्म नंबर 3 हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। गुणधर्म 3, और 3rd गुणधर्म हमारा जो है वो है पी ई नोट बट्टे एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई बट्टे एफ। ये आपका गुणधर्म नंबर 3rd है स्टूडेंट, बिल्कुल। तो अब इसको हम प्रूव करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इसका जो है एक पक्ष लेते हैं और उससे इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट हम जो है ये पक्ष ले लेते हैं, यानी अपना लेफ्ट हैंड साइड। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को पता ही है, ये लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लीजिए आप, ई नोट बट्टे एफ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, गुणधर्म नंबर फर्स्ट आपने पढ़ा है, गुणधर्म फर्स्ट आपने जो पढ़ा है वो था स्टूडेंट आपके पास पी एस बट्टे एफ इज इक्वल टू कितना था? 1 था। ठीक, अब जो एस है उसको हम लिख सकते हैं, एस के स्थान पे हम लिखते हैं ई यूनियन ई नोट। ठीक है स्टूडेंट, ई यूनियन ई नोट, और नीचे अपने पास क्या है? एफ ही है, बराबर कितना हमारे पास? 1। ई यूनियन ई नोट ये मिलके कंप्लीट एस बनेगा। एस का मतलब कुल प्रतिदर्श समिष्ट बन जाएगा।
बोला सर कैसे? देखिए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, इसको वेन आरेख से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेट एस है, यानी यूनिवर्सल सेट जिसको हम कहते थे यू से दर्शाते थे, ये एस है। ठीक है, और हमारे पास ये ई है, ये क्या है? ई है। तो उस स्थिति में ई नोट कौन सा होगा? ये जो बाहर की जो कंडीशन है, ये ई नोट हो जाएगा बाहर, जिसको हम लाइनिंग दे रहे हैं। यही तो ई नोट होगा। ठीक है, तो अगर हम ई और ई नोट का यूनियन कर दें देन एस प्राप्त होगा हमें। ठीक है, अब हम यहां पे गुणधर्म नंबर सेकंड लगा दें, यहां पे हम गुणधर्म लगा दें सेकंड, गुणधर्म सेकंड अगर हम लगाएं यहां पर, तो देखिए इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं फिर? पी ई बट्टे एफ प्लस पी ई नोट बट्टे एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन ई नोट बट्टे एफ इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि जो ई व ई नोट परस्पर अपवर्जी है, अपवर्जी घटना है, वर्जी घटनाएं हैं, घटनाएं हैं। क्योंकि आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ई व ई नोट इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी घटनाएं या ऐसे सेट जिनमें जिनको ज्वाइंट नहीं किया जा सकता हो, यानी उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो लिख दीजिए चूंकि ई इंटरसेक्शन ई नोट इज इक्वल टू 5, यानी ये डिसजॉइंट सेट है। इसलिए जो है, इसलिए पी ई इंटरसेक्शन ई नोट बट्टे एफ, इसका वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से देखिए नेक्स्ट जो अपने पास बन जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूं, यहां से देखिए फिर स्टूडेंट, यहां से इससे ये हो जाएगा पी ई बट्टे एफ प्लस पी ई नोट बट्टे एफ इज इक्वल टू 1, यानी इसका वैल्यू 0 हो गया। यही प्रूव करना था हमें, तो इस पक्ष को हम ले जाएंगे उस साइड, तो P ई नोट बट्टे एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई बट्टे एफ, यही हमें प्रूव करना था। तो बिल्कुल यही कंडीशन हमें प्राप्त हो रही है। तो ये हमारे सह प्रतिबंध के, सह प्रतिबंध प्रायिकता जो है उसके 3 गुणधर्म है। अब इनको अच्छे से याद रखें स्टूडेंट। क्वेश्चन आप जो है वो एक फॉर्मूला जो अपना सह प्रतिबंध प्रायिकता का जो एक फॉर्मूला है पी ई बट्टे एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, इसको रट के ही सारे क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट। यानी इस एक फॉर्मूले को रट के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सारी जो भी फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, कैसे निकलेगा, किस प्रकार से गुणधर्म हल होंगे, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो जो बेसिक आपकी छोटी छोटी बातें वो क्लियर नहीं होंगी। और प्रायिकता के अंदर कुछ क्वेश्चन इतने दमदार आते हैं कि दिमाग घुमा देंगे आपका। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कल हम मिलेंगे इनके क्वेश्चन आंसर के साथ। कल पहले हम एग्जाम्पल से इसका स्टार्ट करेंगे, पहले एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, देन हम इसके 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।